अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एजुकेशनल लर्निंग चैनल। आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी की जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी किताब के अंदर हम अकॉर्डिंग टू सेंट टेक्स्ट बुक बात करेंगे तो 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की हुई हैं। पहली है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वन है हमारे पास दूसरे नंबर पे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरे नंबर पे यानी थर्ड वन हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहले में आपके पास क्या बात की गई है कि यूनी, तो आप लोग बिगनर्स हैं तो मैं बिगनर्स के तौर पे ही आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको हर टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो यूनी का मतलब होता है सिंगल, यानी सिंगल माने एक। तो यहाँ पर हम जो यूनिसेलुलर यानी सेलुलर मीन्स सेल, यूनी मीन्स सिंगल, तो यूनिसेलुलर का क्या मीनिंग बने हमारे पास, यूनिसेलुलर मीन्स बना सिंगल और सेल यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आपके पास ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एक सेल से बने हैं। अब एक सेल से कौन से ऑर्गेनिज्म बने हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास हैं बैक्टीरिया, एमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल का मतलब होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ इकट्ठे होकर एक जगह पे रहें तो क्या बन जाती है, कॉलोनी बन जाती है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है कि एक कॉलोनी बन जाती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल दी है वो वॉलवॉक्स की दी है, जिसे ग्रीन एल्गाए भी कहते हैं, और ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी मीन्स मैनी, यानी बहुत सारे, मल्टी मैनी बहुत सारे सेल्स, 1 2 3 या 3 से भी बहुत ज़्यादा सेल्स से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। और इसके अंदर हमारी बुक के अंदर हैं 2 टॉपिक, दैट फर्स्ट वन है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट और दूसरा है फ्रॉग। मस्टर्ड प्लांट का नाम अगर हम बॉटनिकल नेम देखें तो मस्टर्ड प्लांट को ब्रासिका कहा जाता है, ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम बात करें बॉटनिकल नेम की, उसके बाद हमारे पास कॉमन नेम क्या आ गया मस्टर्ड प्लांट का, सरसों। और सरसों के नाम से हर किसी के घर में इसे बार बार पुकारा जाता है, ख़ास तौर पे विंटर सीज़न के अंदर। तो हमारे पास मस्टर्ड प्लांट यानी ब्रासिका और सरसों, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सर्दी के अंदर साग का नाम लिया जाता है, तो आप समझ जाएं विंटर सीज़न में कल्टीवेट की जाती है यानी उगाई जाती है। इसके 2 पार्ट होते हैं हमारे पास मस्टर्ड प्लांट के, एक पार्ट जो है वो वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है और दूसरा पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। अब जो इसका वेजिटेटिव पार्ट है वो किन चीज़ों से बनेगा, एक प्लांट है तो प्लांट के अंदर आप क्या पढ़ते आए बेसिकली, हम प्रीवियसली पार्ट्स ऑफ प्लांट बचपन से मॉन्टेसरी से पढ़ रहे हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, यही पढ़ा ना। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हमारे पास कौन से पार्ट आ गए मस्टर्ड प्लांट के, रूट, स्टेम और लीफ, ये हमारे पास वेजिटेटिव हो गए। और रिप्रोडक्टिव के अंदर हमारे पास कौन से आ गए, फ्लावर्स आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 पार्ट पढ़े हैं मस्टर्ड प्लांट के। कौन से 2 पार्ट पढ़े, एक वेजिटेटिव एक रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव में रूट, स्टेम, लीफ था और रिप्रोडक्टिव के अंदर हमारे पास फ्लावर्स थे। इसके साथ साथ इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं और बाद में उन फ्लावर से क्या बन जाते हैं, सीड प्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव है। आगे फर्दर सरसों के पौधे लगाने हैं, फर्दर आपको सब मस्टर्ड प्लांट ग्रो करने हैं, तो किस चीज़ से कराएंगे, सीड से कराएंगे। तो जो येलोइश कलर के फ्लावर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फिर सीड प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग का अगर हम जोलॉजिकल नेम देखें तो हमारे पास फ्रॉग का जोलॉजिकल नेम है राना टिग्रीना, जो इसका साइंटिफिक नेम भी कहलाता है। इसकी स्किन जो है वो स्पॉटेड होती है, इसलिए ये आपको पॉन्ड्स के अंदर मिलता है, लैंड्स पे भी मिलेगा, पानी में भी रहता है एज वेल एज लैंड पे भी रहता है फ्रॉग जो होता है इसकी बॉडी के अंदर कोई भी नेक नहीं होती। ठीक है, इसके बाद
फ्रॉग जो होता है इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ से इसके ऑर्गन बनते हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं जो इसकी स्किन फॉर्म करेंगे, आउटर कवरिंग बनाएंगे। ग्लैंडुलर टिश्यू हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ क्या करते हैं, ग्लैंड से निकले हैं। ग्लैंड्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, फ्रॉग के अंदर सिक्रीशंस को सिक्रीट करना। जैसे मुंह के अंदर स्लाइवा आ रहा है, ठीक है, आपका स्टमक जो है वो आपको प्रोडक्शन करवा रहा है, तो ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास सिक्रीशंस करवाते हैं। तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर आ गए, मस्कुलर जो बॉडी बनाते हैं, और नर्वस जो सारी कंडक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ द बॉडी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। और फ्रॉग जो खाता है, तो फ्रॉग आपको पता है बटरफ्लाइज और स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको ईट आउट करता है। टॉपिक है हमारे पास एमेबा। एमेबा क्या चीज़ है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है और कौन कौन से उसके बॉडी पार्ट हैं या ऑर्गेनल्स हैं, उसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज हम एमेबा पढ़ने जा रहे हैं। एमेबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कहाँ पाया जाता है, कहाँ फाउंड होता है ये, तो मड ऑफ शैलो पॉन्ड्स के अंदर होता है, पूल्स के अंदर होता है, या फिर स्टैग्नेंट वाटर यानी ठहरे हुए पानी। अब पूल के अंदर एक पानी जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, तो वो पानी ठहर गया ना, उसमें वेव्स तो नहीं आ रही सी की तरह, तो ठहरे हुए पानी के अंदर एमेबा पाया जाता है। एमेबा का जो साइज़ होता है वो अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास जो है वो 0.25 मिलीमीटर तक इसका साइज़ होता है। इसकी जो शेप होती है वो एमेबा की कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है। आउटर बॉडी जो होती है उस पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इनर बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म फिल हुआ होता है। सेंटर में एक जो है वो हमारे पास इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। एक्टोप्लाज्म जो बाहर की तरफ होता है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है, फ्लूइड जो फिल्ड होता है, और जो इनर कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है दैट इज़ एंडोप्लाज्म कहलाता है। छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स भी मौजूद होते हैं एमेबा की बॉडी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इवन ऑल्दो इसके अंदर लाइसोसोम भी पाया जाता है। आपको पता है लाइसोसोम जो है वो किसी भी चीज़ को इनगल्फिंग का प्रोसेस करता है और उसे डाइजेस्ट करवा देता है। इसके बाद इसमें जो मूवमेंट होती है वो सोडोपोडास के थ्रू होती है। सोडोपोडास क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो अमेबा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती है। तो ये तो सारी ऑल अबाउट डिस्कशन थी हमारी एमेबा के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक, और एमेबा की अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, वो भी यूट्यूब पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं सर्च करके। उसके अंदर मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी एमेबा की। इसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ है वॉल्वॉक्स, जो हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल के अंदर आता है। वॉल्वॉक्स जो होता है वो कौन सी जो है वो आपके पास क्लास के अंदर ताल्लुक़ रखता है, तो ये एल्गाए होती हैं बेसिकली, और वॉल्वॉक्स जो होता है वो पॉलीलिथिकल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसके बहुत सारे इंसेस्टर्स होते हैं जिसके साथ मिलके ये कॉलोनी बना के और उसके साथ उसमें रहता है। किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो वॉल्वोकेसी से ताल्लुक़ रखता है। स्फेरिकल बॉडीज़ होती है इसकी, यानी शेप जैसे एमेबा की इरेगुलर थी तो वॉल्वॉक्स की कैसी है, स्फेरिकल बॉडी है। वैरायटी होती है इसी तरह आपके पास जो एमेबा था वो स्टैग्नेंट वाटर में था। कंपैरेटिव में याद रखेंगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। लेकिन हमारे पास वॉल्वॉक्स जो है वो फ्रेश वाटर हैबिटेट है, यानी फ्रेश वाटर के अंदर ये होता है। फर्स्टली किसने डिस्कवर किया था, तो एंटोनी वॉन लेवनहुक ने इसको 1700 में डिस्कवर किया था। इसके अलावा इसकी बॉडी के ऊपर हमारे पास 1 पेयर जो है वो फ्लैजिला का होता है, यानी 2 नंबर ऑफ फ्लैजिला होते हैं, और फ्लैजिला की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह पानी के अंदर मूव करता है। ये फ्लैजिला इसकी बॉडी को रोल करते हैं इसकी बॉडी के साथ, और पानी को स्विप करते हुए ये आगे फ्लैजिला की हेल्प से मूव कर जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इसका जो मेन कैरेक्टर वो ये है कि वॉल्वॉक्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और जिसके अंदर भी आपको पता है क्लोरोफिल होता है तो वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। इसके अलावा ह्यूमंस के लिए ये कोई हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं पाए जाते।